आप देख लीजिए, मियां अल्ताफ साहब एक बड़े ही ईमानदार लीडर हैं। उनके बेटे में ऐसी कौन सी काबिलियत थी आपने उसको टिकट दे दी और पहुंचा दिया असेंबली में? ये बात बहुत खतरनाक बात शायद साबित होगी, खास करके आपके एरिया में, लेकिन बात बोलनी पड़ेगी। क्या है ये? हजरत उमर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक यहां बैठे, वो नौजवान, फिर मोदी, फिर मोदी, फिर मोदी, फिर बर्बाद, फिर बर्बाद, ढोकरा कहां गया वो? एलजी क्यों नहीं जोग रहा है? खास करके जम्मू सूबे के लोग ये समझ जाएंगे कि हमने बार बार बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ा हिंदू चीफ मिनिस्टर। आप ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को, जो हिंदू एलजी नहीं बना सके, जो जम्मू में एक हिंदू को उठाकर हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तक नहीं बना सकते, और वो हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। और यही चीजें जब महराज मलिक ने भी की ना, तो मुझे कई लोग बोलते हैं आप उनकी सपोर्ट क्यों करते हो? मैं कहता हूं किसकी करूं फिर? जो गूंगे बनकर बैठे हैं, जम्मू को लूट रहे हैं, माइनिंग माफिया की सपोर्ट। मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी पावर में आ जाए यहां। मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर के अंदर लाया जाए। आपने किए थे उमर साहब, आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं इस वक्त कि आते ही कुछ दिनों के अंदर मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। तो एक बंदा भी कहीं एडजस्ट करके दिखाओ। जम्मू सूबे के लोग ये समझ जाएंगे कि हमने बार बार बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ा धोखा। आज भी लोग कहते हैं, जाकर दुकानदारों से पूछे यहाँ 370 के हटने के बाद क्या हुआ आपके साथ, बोला बेड़ा गर्क हो गया। जाकर पूछ लीजिए इनसे, सारे रास्ते कश्मीर से जुड़ रहे हैं, जम्मू का तो बुरा हाल आने वाले, लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को। और ये जो फिर भी बीजेपी को, तो फिर भी तबाही होगी, फिर तबाही होगी, फिर बार बार तबाही होगी, बार बार तुम्हारी नस्लों का सौदा होगा। बस हमारे नाम का ठप्पा लग गया सिर्फ। एम्स हमारा बाहर का बच्चा पढ़ रहा है, एम्स हमारा प्रोफेसर बाहर से, वाइस चांसलर बाहर से, तो गफलत की नींद कौन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की मुलाकात में हमारे साथ रहेंगे शेख जफरुल्लाह। आपने इलेक्शन लड़ा था, तो कितने वोटों से आप हारे, कितने मार्जिन से आप हारे? बस मान ली हजार वोट से हम शिकस्त खा गए। हमारे मदे मुकाबल जो लोग थे बहुत ताकतवर लोग थे, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। हार में भी मेरे लिए जीत है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो कुछ भी इस इलेक्शन में सीखा, एक नया एक्सपीरियंस था, और पहली बार इलेक्शन में उतरा, असेंबली इलेक्शन में, और मैं डीडीसी बना, 4000 वोट मुझे मिले तब। आज मुझे 13000 वोट मिले, तो यानी कि मेरे वोट में इजाफा हो गया, लोगों में इज्जत बढ़ गई, मान सम्मान लोग करते हैं, उम्मीद रखते हैं मुझसे। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वोट नोट से हासिल किए, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे की बुनियाद पर लोगों को वर्गलाते हैं, कस्में देते हैं। कोई गीता की कसम देता है, कोई गाय की कसम देता है, कोई कुरान की कसम देता है, कोई पंजसूरा सर पे रख देता है कि मुझे वोट देना और मैं आपके लिए ये करूँ वो करूँगा। मेरे लिए तो वो वाली चीज़ जो है हार मानी जाती है। मेरे लिए जीत यह है कि बगैर नोट के, बगैर गाड़ियों के, बगैर बिरयानी के मुझे लोगों ने इतनी मोहब्बत से नवाजा, मेरे लिए ये जीत है। और बस वही है कि नंबर गेम होती है। यकीनन एमएलए तो फिर भी उसी को माना जाएगा जिसका एक वोट भी ज्यादा हो दूसरों से। तो जो एमएलए चुनकर आए, उससे जो लोगों ने उम्मीद रखी है, उसे मौका मिला है। मैं चाहूंगा कि वो जो वादे करके लोगों के बीच में से असेंबली तक पहुंचे हैं, उन वादों पर वो खरा उतरे और वो काम करें। उन्होंने सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी छात्रों मुगल मैदान को देने का वादा किया, उन्होंने स्पेशल पुलिस भर्ती का वादा किया, उन्होंने 3-3 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स बनवाने का वादा किया, उन्होंने नौकरियां देने का वादा किया वहां पर, उन्होंने सिंहपुरा वॉयलो टनल के काम की शुरुआत कराने का वादा किया, उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने का वादा किया, हायर सेकेंडरी दिलाने का वादा किया, कॉलेज में पूरा स्टाफ देने का वादा किया, और हर जगह रोड बने उसका वादा किया। ये सारे काम जो हैं अंजाम देंगे तो हमारी सियासत अपने आप में खत्म हो जाएगी और वो आगे बढ़ेंगे, लोग उनको और मौका देंगे। शेख, लेकिन अगर नहीं तो फिर यकीनन शेख साहब 5 साल के बाद उनको जम्मू कश्मीर में काफी अरसा के बाद इलेक्शन हुए, सरकार बनी, लोगों की उम्मीदें जागी और कहीं एक माहौल था, डर का, खौफ का माहौल था, तो वो कहीं कम हुआ। क्या लगता है इस पिछले जो हाउस का सेशन चला, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, जो वहाँ ड्रामेबाजी हुई, क्या वो होनी चाहिए थी? वहाँ लोगों के मसाइल को उजागर किया जाना चाहिए था, लेकिन आपसी बहस मुबासे में टाइम को जाया किया गया। देखिए, जब लोग मजहब की बुनियाद पर वोट डालते हैं, रीजन की बुनियाद पर वोट डालते हैं, आप बंदर को चुनोगे तो क्या करेगा? कूदेगा।
आप मछली से कहोगे कि पेड़ पर चढ़ो, नहीं चढ़ पाएगी। आप बंदर से कहोगे कि दरिया में छलांग मारो और इसमें तैरना शुरू कर दो, नहीं तैर पाएगा। जैसे लोग आप चुनोगे वैसा ही हाल होगा अंदर भी। आप बाहर से अनपढ़ को भेजोगे तो अंदर वो पढ़ा लिखा नहीं बनेगा। आप बाहर से कॉन्ट्रैक्टर को अंदर भेजोगे और मुझ जैसे नौजवानों को बाहर रखोगे तो अंदर कॉन्ट्रैक्टर किसकी बात करेगा? अपने ठेकों की बात करेगा। उसका बिहेवियर भी वैसा होगा, उसकी चाल चलन भी वैसी होगी। अच्छे लोगों को चुनो। ये सर्कस जो लगा है ना वहां पिछले 1 महीने से 2 महीने से, ये नहीं होगा। लेकिन जब आप अच्छे लोगों को नहीं चुनकर भेजते हो तो फिर अच्छे की उम्मीद रखना भी एक बेवकूफी है। ये सारे एमएलए सर्कस के खिलाड़ी। आप मुझे बताइए ना कि कुछ को छोड़कर किसने जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात की? सिर्फ राजनीति की। 10 साल से बीजेपी शासन में, डेली वेजर याद नहीं आया, अंदर याद आया। क्यों? क्योंकि वो सरकार में नहीं है इसलिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने मंशूर में रखा, आते ही 1 लाख नौकरियां देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, राशन 35 किलो बिजली दी ना, दे दी। अगर 1.5% ही वोट भी डालते उनको तो फिर क्या सरकार में होते? तो ये 1.5% ही वोट, और उनको भी नहीं मिली अभी तक। बिल आ रहे हैं उनके घरों में। मैं तनकीद बराए तामीर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी पावर में आ जाए यहां। मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर के अंदर लाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उतर नहीं पाते लोगों के वादों पर खरा, तो बोलना पड़ेगा ना। जो वादे आपने किए थे उमर साहब, आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं इस वक्त कि आते ही कुछ दिनों के अंदर मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। तो एक बंदा भी कहीं एडजस्ट करके दिखाओ ना यार। अगर आपको मालूम था कि यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वैसे वादे नहीं करने चाहिए थे। लोगों के बीच में बिल्कुल प्योरिटी के साथ जाना चाहिए। झूठ वादे करोगे तो आने वाले 5 साल के बाद आपको वही हाल होगा जो पीडीपी का हुआ। नहीं तो आपने किस शर्त पे उनकी जो है तायद की हुई है, उनको सपोर्ट दी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसको दें फिर भाई? एक भी आपके लिए कुल्हाड़ी लेकर आपके पीछे भाग रहा है, दूसरा भी कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा है। हम देख रहे हैं कम से कम उसके पास छोटी कुल्हाड़ी है, वो तो क्या पता कम जख्म लगे, काटेगा तो। छोटा जख्म लगे। उम्मीद उसमें क्या ही कर सकते हैं जब आपकी सिचुएशन। बीजेपी को तो नहीं ना दे सकते हैं, वो तो 10 साल से बीजेपी शासन में थे। वो तो 10 साल से, वो तो उनकी सोच देखो कि हिंदू चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर। आप ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को जो हिंदू एलजी नहीं बना सके, जो जम्मू में एक हिंदू को उठाकर हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तक नहीं बना सकते, और वो हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। क्या है सोच इसके पीछे? तो ऐसे लोगों को हम कभी भी पावर में नहीं आने देना चाहते। इससे क्या फर्क पड़ता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पावर में आई, वो वोट, ताकतवर वोट जो है वो पब्लिक से मिला उन्हें। तो पब्लिक के काम करें। अगर पब्लिक के काम नहीं करेगी तो 5 साल के बाद यकीन। शेख साहब, आप एक नौजवान हैं, तो ये उम्मीद भी करते हैं कि दूर तक जाएं आप और सेवा करें नौजवानों की, कौम की, मुल्क की। ये हिंदू मुसलमान, हिंदू चीफ मिनिस्टर, मुसलमान चीफ मिनिस्टर, क्यों लोगों में ऐसे नफरतें जो हैं वो पैदा की जा रही हैं? इससे, ये तो मैंने कहा, ये प्रोडक्ट है जो बेचा जा रहा है मार्केट में। लोगों को इसका आदी बना दिया है। जब ये आदत लोगों की छूट जाएगी ना, जब ये समझ जाएंगे, कुछ वक्त के बाद लोग समझ जाएंगे हमसे धोखा हुआ। खास करके जम्मू सूबे के लोग ये समझ जाएंगे कि हमने बार बार बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ा धोखा। आज भी लोग कहते हैं, जाकर दुकानदारों से पूछे यहाँ 370 के हटने के बाद क्या हुआ आपके साथ, बोला बेड़ा गर्क हो गया। जाकर पूछ लीजिए इनसे। सारे रास्ते कश्मीर से जुड़ रहे हैं, जम्मू का तो बुरा हाल आने वाले वक्त में हो रहा है। जाकर पूछ लीजिए किसने ये हाल किया तुम्हारा। लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को, और ये जो फिर भी बीजेपी को, तो फिर भी तबाही होगी, फिर तबाही होगी, फिर बार बार तबाही होगी, बार बार तुम्हारी नस्लों का सौदा होगा। एम्स मिला, आईआईटी मिला, जम्मू को दिखाया आपको एम्स दे रहे हैं, आपको आईआईटी जैसा इदारा मिल गया। आप जाकर देख लीजिए वहां पर किन बच्चों को किन की सिलेक्शन हुई है, सीट किन को मिली है। बाहर के सारे, बस हमारे नाम का ठप्पा लग गया सिर्फ। एम्स हमारा, बाहर का बच्चा पढ़ रहा है। एम्स हमारा, प्रोफेसर बाहर से, वाइस चांसलर बाहर से। तो गफलत की नींद कौन कर रहा है? हम जम्मू वासी। और यही चीजें जब महराज मलिक ने भी की ना, तो मुझे कई लोग बोलते हैं आप उनकी सपोर्ट क्यों करते हो? मैं कहता हूं किसकी करूं फिर? जो गूंगे बनकर बैठे हैं, जम्मू को लूट रहे हैं। माइनिंग माफिया की सपोर्ट करूं? उन लोगों की सपोर्ट करूं जिन्होंने स्टेट तक लिया हमसे? महाराजा का नाम लेकर एकदम से है हम मान सम्मान की बात करते हैं। महाराजा का क्या मान सम्मान किया महाराजा का आप लोगों ने?
जिसको हिंदुस्तान का ताज समझा जाता था, उस ताज के साथ आपने क्या किया? रेत बजरी चुराकर पंजाब बेची, बिजली चुराकर हरियाणा बेची। क्या मान सम्मान किया? लोगों का मान सम्मान कहां चला गया? चीफ मिनिस्टर डोगरा हो, डोगरा कहां गया वो? एलजी क्यों नहीं जोग रहा है? गुंजाइश तो है ना, ला तो सकते हैं ना। किसी डोगरे को उठाकर किसी स्टेट का गवर्नर बना लो, हम मानेंगे आपको डोगरों के साथ मोहब्बत है। डोगरों के नाम पर आप हमें लूट रहे हो। महाराजा की स्टेट हमारी थी, हम गर्व से कहते हैं महाराजा हमारा था। गुजरात से 2 लोग आ गए, लूट कर चले गए पूरे महाराजा की स्टेट को, हम फिर भी डोगरा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। यही तो हमारी बदकिस्मती है। अक्सरियत का दिमाग, अक्सरियत की जहनियत को खराब कर दिया, और उसी जहनियत की वजह से फिर मोदी, फिर मोदी, फिर मोदी, फिर बर्बाद, फिर बर्बाद और फिर बर्बाद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा मैंडेट दिया लोगों ने, शायद जो उनके मंशूर थे वो अट्रैक्टिव थे और पब्लिक को पसंद भी आए। लेकिन स्टेटहुड के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावे कर रही थी कि सबसे पहला काम हमारा यही होगा, 370 35 को तो छोड़ो, उसको भूल जाओ। स्टेटहुड के लिए जो इनको जदोजहद करनी चाहिए थी वो अभी तक क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि ये कोई भी स्ट्रगल करके पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ा है। आप देख लीजिए, मियां अल्ताफ साहब एक बड़े ही ईमानदार लीडर हैं, उनके बेटे में ऐसी कौन सी काबिलियत थी आपने उसको टिकट दे दी और पहुंचा दिया असेंबली में? ये बात बहुत खतरनाक बात शायद साबित होगी, खास करके आपके एरिया में, लेकिन बात बोलनी पड़ेगी। क्या है ये? हजरत उमर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक यहां बैठे, वो नौजवान थे तब भी। आप बोलते मेरा बेटा जफरुल्लाह कितना भी ईमानदार हो, बोलचाल वाला हो, सब कुछ नॉलेज भी रखता हो, नहीं नहीं इसकी सपोर्ट मत करना, लेकिन मियां अल्ताफ साहब का बेटा जाएगा असेंबली में, मीडिया उनके पीछे वो तो पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया ना। पब्लिक ही देती है ना जनाब। पब्लिक अगर उनको देती है तो किसी और को भी दिला दीजिए मैंडेट। मैंडेट तो पार्टी नहीं दिया ना, फिर वोट पब्लिक ने दिया। यानी आपके कहने का ये। उसके बाद मुझे बताइए, वो एक साहब हैं कश्मीर से, सागर साहब, क्या उम्र है उनकी? वो खाना नहीं खा पाते हैं ठीक से भाई, बाहर का अंदर नहीं डाल सकते, अंदर से जुबान कैसे बात निकालेंगे आपके लिए? उसको भेज दिया, फिर उसके बेटे को भी, 2-2। यही सियासत की खराबियां हैं और यही आपको बर्बादियों की तरफ ले जाती है। ठीक है भाई, अगर कोई टैलेंटेड है, काबिल है, अगर वो खानदानी राज से भी आता है, मैं दुआ करता था कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जीत जानी चाहिए। ऑनेस्टली आई हैव स्ट्रॉन्ग रिजनमेंट विद पीडीपी। जब से इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, मुझे पीडीपी बिल्कुल नाम तक नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं चाहता था कि इल्तिजा मुफ्ती जीत कर आए। एटलीस्ट शी हैज दैट सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल, जिसको मैं अप्रिशिएट जाकर कहीं करूं। वो मुद्दे उठा सकती है, बात कर सकती है, बेदाग भी है। ऐसे कुछ लोगों को मैंडेट मिला जस्ट बिकॉज कि वो फलानी का बेटा, फलानी विरासत से आया। आप उनको जब असेंबली में भेजते हो तो आपका बुरा हाल होगा, आपकी नस्लों का सौदा होगा, आपके जम्मू कश्मीर तबाही की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी इससे आगे जो हमारा ये प्रोग्राम मसलसल चलता रहेगा, दूसरे पार्ट में देखिए और अपनी मोहब्बतें कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें।